नमस्कार दोस्तों, मैं सहजवीर संधू आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यू, जिसमें कि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, देन फिर उनके आंसर्स भी देखेंगे। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज अ वेदर? वेदर क्या है? हमारी ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए, द डे टू डे कंडीशंस, जो दिन भर की कंडीशंस होती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी है एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, जो वातावरण है एक जगह का। ऑप्शन नंबर थर्ड है एट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन एक्सेट्रा, यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, गर्मी, बारिश और बहुत सारी चीज़ें। या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। तो दोस्तों, मेरा आंसर देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि अगर हम एक वेदर की नॉर्मली लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन देखें तो वेदर वो चीज़ है जो दिन ब दिन अपनी कंडीशंस को बदलता है, और उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और इसीलिए अगर हम ए, बी और सी ऑप्शंस को कंबाइंड करेंगे तो इसका आंसर बनेगा। और वेदर की डेफिनेशन तभी बन सकती है जब हमारे पास ए, बी, सी ऑप्शंस हों। और दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अ क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, द एवरेज वेदर ऑफ अ ईयर, यानी जो साल भर का वेदर होता है, जो भी मैंने पढ़ा वो होता है क्लाइमेट। एंड बी ऑप्शन सेज द एवरेज वेदर ऑफ वन डे, यानी जो अगर हम एक दिन के वेदर की एवरेज निकाले वो होगा क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर 3 सेज द एवरेज वेदर पैटर्न कवर लॉन्ग टाइम एज से 25 ईयर्स, यानी अगर हम एक वेदर का पैटर्न लें तो वो जितना लंबा चलेगा उस हिसाब से वेदर का एक पैटर्न होता है। जैसे कि अगर हम 25 ईयर्स करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो ये 25 ईयर्स का पैटर्न है या 20 ईयर्स का जो ये क्लाइमेट है वो होगा, थोड़ी गर्मी होगी और ज़्यादा सर्दी होगी, तो वो एक पैटर्न है उसका, यानी उसकी एक वैल्यू है। या डी ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो दोस्तों, मेरा आंसर देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन आंसर। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द एवरेज वेदर पैटर्न ओवर लॉन्ग एज सेज 25 ईयर्स। दोस्तों, ये इसका आंसर इसीलिए हुआ क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि एक एवरेज निकाली जाती है वेदर पैटर्न, यानी वेदर पैटर्न बनाया जाता है उसकी एवरेज निकाल के। और यहाँ पे एग्जांपल दिया हो जैसे 25 ईयर्स, यानी 25 ईयर्स फॉर एग्जांपल बताया जाता है कि इन 25 ईयर्स में ये होगा, यानी वो पूरा कंफर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक डायरेक्टली लगाया होता है कि इस ईयर में गर्मी बढ़ेगी और नेक्स्ट 25 ईयर्स में ये होगा, तो ये एक एस्टिमेट लगाया होता है और इसी से हम इसे वेदर पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 3। सो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर नोन एज। जो टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है जो और बहुत सारी चीज़ें हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? हमारा ऑप्शन नंबर ए है फैक्टर्स के नाम से ही जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी है एलिमेंट्स के नाम से। ऑप्शन नंबर सी है पोलर रीजन के नाम से। या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से किसी के नाम से भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बहुत सारे फैक्टर्स नहीं जाने जाते। और दोस्तों, मेरा आंसर देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिमेंट्स। क्योंकि जो टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है या रेन है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन्हें हम एक नाम से जानते हैं और उन्हें हम नाम देते हैं एलिमेंट्स का। यानी जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं उन्हें हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
फोर्थ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स मीन्स, यानी जो अडेप्टेशन है एनिमल्स की उसका क्या मतलब है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वेयर एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव, यानी जहाँ पर जो एनिमल है वो अडेप्ट किए होते हैं कि उन्हें यहीं पे रहना है। और हमारा ऑप्शन नंबर बी है वेयर एनिमल्स नॉट लिव, यानी जहाँ पर एनिमल यानी जानवर रहते ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है वेयर दे फेल ट्राइड, यानी जहाँ पर वो थकान फील करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेयर एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कैमल को, क्योंकि कैमल शिप ऑफ द डेजर्ट है तो वो पोलर रीजन में नहीं रह सकता, यानी ज़्यादा सर्दी वाले रीजन में नहीं रह सकता, क्योंकि जो वहाँ पर वो सर्वाइव करने के लिए उसके पास कोई भी सिस्टम नहीं है। जैसे कि पोलर रीजन में पोलर बियर रहते हैं, उसके पास वैसे कोई फर भी नहीं है तो वो ठंड से वैसे ही मर जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही हम और बहुत सारे भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज विच एनिमल फाउंड इन पोलर रीजन, यानी जो पोलर रीजन के बारे में मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे कौन सा जानवर पाया जाता है, यानी एनिमल पाया जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हनी बी एंड पोलर बियर, ऑप्शन नंबर बी फॉक्स एंड पिंगुइन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पोलर बियर एंड पिंगुइन, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा बियर एंड क्लाइमेट। और दोस्तों मेरा आंसर देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोलर बियर एंड पेंगुइन्स, क्योंकि पोलर रीजन में जैसे आपको पता चल गया बियर के आगे पोलर लगा हुआ है तो वो सिंपली पोलर बियर होगा। और पेंगुइन्स यानी आप जान ही गए होंगे कि पेंगुइन्स पोलर रीजन में रहते हैं। और दोस्तों अगर हम अपने बाकी ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था हनी बी एंड पोलर बियर। पोलर बियर तो ठीक था, लेकिन हनी बी जो है वो इतनी सर्दी वाले इलाके में, इतनी बर्फबारी वाले इलाके में जी ही नहीं पाएगी, वो मर जाएगी। और हमारा ऑप्शन नंबर बी था पिंगुइन्स एंड फॉक्स। तो पिंगुइन्स तो ठीक है, लेकिन फॉक्स जो है वो वहाँ पर नहीं रह पाएगा क्योंकि उसके पास कोई भी सेफ्टी नहीं होगी कोल्ड से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर डी था हमारा बियर एंड द क्लाइमेट। बियर ठीक था, खैर इसका आंसर पोलर बियर है, लेकिन बियर भी ठीक है। लेकिन जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 सेज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज जनरली हॉट टेम्परेचर ड्यू टू, यानी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनका ज़्यादातर जो टेम्परेचर है वो गर्म ही रहता है, यानी हॉट रहता है। वो किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए सेज लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि वो इक्वेटर के अराउंड है, यानी जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है लाइन, उसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सेज लोकेटेड अराउंड द सन, यानी वो सन के अराउंड है। ऑप्शन नंबर थर्ड सेज located around the moon, and fourth option says located around the earth। दोस्तों मेरा आंसर देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि जो इक्वेटर है वहाँ पे गर्मी पड़ती है, यानी सन के बिल्कुल सामने होता है इक्वेटर, और इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर यानी रेन फॉरेस्ट का टेम्परेचर गर्मियों में 40 डिग्री से हमेशा ऊपर ही रहता है, और सर्दियों में तो 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता ही नहीं है टेम्परेचर। और दोस्तों अगर हम अपने बाकी को ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कहता है लोकेटेड अराउंड द सन, लेकिन वो तो सन के अराउंड लोकेट ही नहीं है, क्योंकि वो अब बाहर थोड़ी चला जाएगा अर्थ से। और यही डी वाला ऑप्शन है कि बाहर थोड़ी चला जाएगा अर्थ से। सी कहता है मून, तो ऑब्वियसली ये तीनों ऑप्शन अर्थ से बाहर जा रहे हैं, तो अर्थ से बाहर तो हमें जाना ही नहीं है, अर्थ के अंदर ही है रेन फॉरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर, इसी का करेक्ट आंसर होगा। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द
रॉन्ग वन, यानी हमें इनमें से गलत को चूज करना है, यानी रॉन्ग को चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए सेज द ट्रॉपिकल रीजन फाउंड्स इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। सो ये ट्रॉपिकल रीजन के बारे में है। ट्रॉपिकल रीजन जो हमारा ए ऑप्शन है वो कहता है ट्रॉपिकल रीजन वेस्टर्न घाट्स और असम, इंडिया में असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सेज द ट्रॉपिकल रीजन फाउंड्स इन साउथर्न एशिया एंड सेंट्रल अमेरिका। बी कहता है ट्रॉपिकल रीजन जो है वो साउथर्न एशिया और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है द ट्रॉपिकल रीजन फाउंड्स इन सेंट्रल एशिया। जो थर्ड वाला है वो कहता है जो ट्रॉपिकल रीजन है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ एशिया में पाया जाता है। डी वाला कहता है द ट्रॉपिकल रीजन फाउंड्स इन सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थन अमेरिका, यानी सेंट्रल एशिया यानी बिल्कुल सेंटर में एशिया के और नॉर्थ अमेरिका के। और दोस्तों इसका आंसर देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा सिंपल आंसर है। सो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी द ट्रॉपिकल रीजन्स फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थन अमेरिका जो है वो इसका गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमें गलत आंसर पूछा गया था। जो ट्रॉपिकल रीजन है वो वेस्टर्न घाट्स और असम इंडिया में भी पाया जाता है, और इसके साथ साउथर्न एशिया और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, और इसके साथ साथ वो सेंट्रल अफ्रीका में भी पाया जाता है। और ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। और दोस्तों लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है द लॉयन टेल्ड मैस्क्यू ऑल्सो नोन एज। जो लॉयन टेल का एक मैस्क्यू होता है जिसे हम बंदर की प्रजाति कह सकते हैं, वो और किस नाम से प्रसिद्ध है, यानी किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेज बियर्ड एपे, ऑप्शन नंबर बी सेज टाइगर मंकी, ऑप्शन नंबर सी सेज टाइगर बियर एंड ऑप्शन नंबर डी सेज बियर्ड मंकी। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होगा अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। सो लेट्स सी इट्स आंसर। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बियर्ड एपे, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी थी कि जो लॉयन टेल्ड मैस्क्यू है वो बंदर की प्रजाति है। सो बंदर की प्रजाति को हम बंदर के नाम से जानेंगे। सो हमारे ऑप्शन बी, सी और डी थे। बी तो था टाइगर मंकी, जो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो टाइगर मंकी है, क्योंकि इसमें हमें कोई टाइगर वाला कुछ दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी से टाइगर बियर, और इसमें हमें कोई बियर वाला भी नहीं दिख रहा, तो हम इसे टाइगर बियर भी नहीं कह सकते क्योंकि ये मंकी की प्रजाति है। और इसका डी ऑप्शन था बियर्ड मंकी। और दोस्तों डी ऑप्शन जो था इसका बियर्ड मंकी, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है ऑप्शन नंबर ए एंड डी में, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में बियर्ड एपे था और ऑप्शन नंबर डी में बियर्ड मंकी था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बियर्ड एपे। क्वेश्चन नंबर 9 सेज पोलर बियर्स ईट, यानी जो पोलर बियर है वो क्या ईट करते हैं। दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया था पोलर बियर हैं जो वो पोलर रीजन में रहते हैं, लेकिन वो क्या खाते हैं ये आपको बताना। हमारा ऑप्शन नंबर ए कहता है ग्रास यानी घास, ऑप्शन नंबर बी कहता है मछली यानी फिश, ऑप्शन नंबर 3 कहता है वाटर यानी पानी, ऑप्शन नंबर डी कहता है ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिश, क्योंकि पोलर रीजन में पोलर बियर रहते हैं तो वहाँ पे ग्रास तो ऑब्वियसली नहीं उगेगी, क्योंकि इतनी बर्फ़बारी वाला इलाका है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पे, तो ग्रास कैसे उग जाएगी वहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा था वाटर, तो यहाँ पे ईट के बारे में पूछा गया था ना कि ड्रिंक चीज़ के बारे में, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा वाटर के बारे में। और वाटर भी भालू पीते हैं, लेकिन ईट्स पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी था ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे खाने वाली चीज़ पूछा गया था, तो ना ही ग्रास था और वाटर पीने वाली चीज़ थी, तो ऑप्शन नंबर बी बचा, बी इज़ फिश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिश, दैट इट्स पोलर बियर इन पोलर रीजन। सो दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता चल गया। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 10th विच सेज हु हैज 2 layers ऑफ थिक फर। यहाँ पे हमें पूछा गया जो थिक मैंने मोटे, फर किसके होते, किसके इनमें से फर होते हैं मोटे।
ऑप्शन नंबर ए सेज फॉक्स, ऑप्शन नंबर बी सेज बियर, ऑप्शन नंबर सी सेज पोलर बियर, ऑप्शन नंबर डी सेज ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों मेरा आंसर देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है अगर आपने इस चैप्टर को रीड किया होगा। सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसका आंसर। और दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोलर बियर, क्योंकि अगर हम ए देखें तो फॉक्स है, फॉक्स के तो भाई कोई थिन लेयर होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है बियर, तो बियर के भी हमें कोई थिन लेयर देखने को नहीं मिलता क्योंकि वो पोलर रीजन में तो रहता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सेज पोलर बियर, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सेज ऑल ऑफ दिस, तो इन सभी के नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली पोलर बियर। और दोस्तों कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बियर में क्यों नहीं, क्योंकि बियर के थिक फर नहीं होते हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज के साथ जल्द ही मेरे चैनल पे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।